छत्तीसगढ़ यूपी को आज मिलेगी सौगात। पीएम मोदी आज करेंगे रायपुर, गोरखपुर और बनारस का दौरा। सुबह रायपुर तो दोपहर में गोरखपुर पहुंचेंगे पीएम। मानहानि मामले में सीएम गहलोत को कोर्ट से समन, 7 अगस्त को पेश होने का आदेश। गजेंद्र सिंह शेखावत ने दायर किया था मानहानि का मामला। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में एक और गिरफ्तार। देर रात ईडी ने कारोबारी दिनेश अरोड़ा को किया गिरफ्तार। सीबीआई ने बनाया था सरकारी गवाह। मिशन 24 के लिए संगठन में होगा बदलाव। यूपी के कई नेताओं को मिलेगी जेपी नड्डा की नई टीम में जगह। केंद्रीय नेतृत्व ने यूपी बीजेपी से मांगे संभावित नाम। विकास के मुद्दे पर अखिलेश का सरकार पर तंज। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की ट्वीट करके तस्वीरें लिखा, यह आपके भ्रष्टाचारी काल के निर्माण का उदाहरण। आसमान से राहत की जगह बरस रही है आफत। भारी बारिश के बाद लोगों की बड़ी दिक्कतें। बारिश और महंगी सब्जियों से लोग परेशान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ हारिस। पीएम नरेंद्र मोदी अपने 4 राज्यों के अपने दौरे की आज शुरुआत करेंगे। बता दें कि आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सुबह जनसभा करेंगे। इसके बाद सुबह 10:45 पर पीएम मोदी रायपुर पहुंचेंगे, जहां वो साइंस कॉलेज में एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। पीएम की सभा को विजय संकल्प जनसभा नाम दिया गया है। इस दौरान पीएम करीब 7600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। दूसरी बार पीएम बनने के बाद कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़ की ये उनकी पहली यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी करीब 2 घंटे रायपुर में रहेंगे, जिसके बाद वो 12:40 पर रायपुर से उत्तर प्रदेश के लिए गोरखपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। पीएम मोदी करीब 2:30 बजे रायपुर से यूपी के गोरखपुर पहुंचेंगे और दोपहर में गोरखपुर में गीता प्रेस शताब्दी समारोह के समापन समारोह में भाग लेंगे। कार्यक्रम के बाद पीएम एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी करीब दोपहर 3:40 पर गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। गोरखपुर में कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री एक सांसद की तरह अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचेंगे। यहां वो कुल 18 परियोजनाओं का लोकार्पण और 9 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और पीएम मोदी पूर्वांचल की जनता को 12,110 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। फिर अगले दिन प्रधानमंत्री बाबा विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन करने के लिए जाएंगे। बड़ी सौगात मिलने वाली है। रायपुर के बाद गोरखपुर वाराणसी के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विक्की डी हमारे साथ जुड़े हैं। विक्की, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के दौरे होने वाले हैं वाराणसी में, उसको लेकर के क्या कुछ जानकारी देंगे, क्या कुछ परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं? बिल्कुल हारिस, आपको बता दें, काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी वो पहुंचेंगे। शाम को तकरीबन 4 बजे वो बनारस के एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से वो बाजितपुर एक जनसभा स्थल है, वहां पे वो पहुंचेंगे और तकरीबन 3000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और काशीवासियों को सौगात देंगे। आपको बता दें कि इसमें से 19 परियोजनाओं का वो शिलान्यास करेंगे और 10 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे, जिनमें 6 घाटों का जेट्टी का उद्घाटन लोकार्पण होना है। केदार घाट, शिवाला घाट, राज घाट, 80 घाट, सभी घाट है, इनका लोकार्पण होना है। उसके बाद बीएचयू गर्ल्स हॉस्टल का लोकार्पण होना है और मनकनका घाट 17 करोड़ से मनकनका घाट का पुनर्विकास होना है। हरिश्चंद्र घाट का पुनर्विकास होना है। तमाम ऐसी योजना है। कई 15 ऐसे सड़क मार्ग है जिनका 4 लेन में तब्दील किया जाना है। तो कई ऐसे योजना है जो आज काशी वासियों को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अपने सांसद द्वारा सौगात मिलने वाली है। इसको लेके बीजेपी पार्टी और प्रशासन पूरी तरीके से तैयारियां पूरी हो चुकी है। कल एसपीजी ने अपनी कमान संभाल चुकी थी और उन्होंने रिहर्सल भी किया और आज इंतजार है तो सिर्फ मंच सज के तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की तैयारी में पूरी पार्टी तैयार है। जी विक्की, जैसे कि बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री एक सांसद की तरह अपने क्षेत्र वाराणसी का दौरे करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि बाबा विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन भी करने के लिए जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। जी बिल्कुल, आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में, आपको याद होगा, उन्होंने कहा कि मैं आया नहीं हूं, मां गंगा ने मुझे बुलाया है।
तो उन काशीवासी भी उनको एक बेटे की तरह प्यार देते हैं और उनके प्रति एक अलग सी चाह है जो प्रधानमंत्री मोदी के संवाद को सुन के काशीवासी एक अलग ऊर्जा महसूस करते हैं। तो कह सकते हैं बीजेपी जो है 2024 की मिशन की जो आज शंखनाद वाराणसी से होने जा रही है, क्योंकि आपको बता दें हाल ही में कर्नाटक और हिमाचल के चुनाव हारने के बाद बीजेपी काफी गंभीर है और इसको लेकर तैयारियां अभी से शुरू हो गई है। कहीं टिफिन पे चर्चा, कहीं कमरे पे जनप्रतिनिधियों के साथ रणनीति तैयार किया गया है। तो इसको लेकर बीजेपी जो है अभी से तैयार, बीजेपी जो 2024 के चुनाव को लेकर अभी से तैयारियां शुरू कर दी है, क्योंकि बीजेपी जानती है कि यूपी की 80 सीटों को अगर साथ दिया जाए तो तीसरी बार दिल्ली की हैट्रिक लगाया जा सकता है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की यह हैट्रिक होगा, तो इसको जानती है बीजेपी। इसको लेके अभी से तैयारियां पूरी हो चुकी है। उसको लेके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और आज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, उनकी अगुवाई में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल केशव प्रसाद मौर्य जैसे आए हुए थे, उन्होंने अपने बयान में बोला कि 80 की 80 सीट बीजेपी जीतेगी और इस बार 2014-2019 से भी ज्यादा बढ़ के 2024 में बहुमत से सरकार बीजेपी की बनेगी, उन्होंने ऐसा कहा। तो एक भरोसा है, एक आत्मविश्वास है बीजेपी को कि इस बार जो है काशी को अगर साथ दिया जाए, उत्तर प्रदेश की जो 80 सीटों पर अगर साथ दिया जाए, जनता को अपने फेवर में किया जाए, तो दिल्ली दूर नहीं होगा। तीसरी बार हैट्रिक लगाने से प्रधानमंत्री मोदी को कोई रोक नहीं सकता। हालांकि विपक्ष अपनी एकजुटता कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने की ये सारी दल जो है एकजुट हो रही है। फिलहाल अभी ऐसा कुछ दिखने को नहीं मिल रहा है। बीजेपी अपनी कमर कस चुकी है, तैयारियां अभी से शुरू कर चुकी है। जी विक्की, जिस तरीके से आपने बताया कि दिल्ली में हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी तैयारी कर रही है, तो कहा जा सकता है कि रायपुर में लगभग 1 घंटे की देरी से पहुंचेंगे बताया जा रहा है प्रधानमंत्री। आपको इस बीच बड़ी खबर बता दें कि पीएम मोदी 9:40 की जगह अब 10:45 पर पहुंचेंगे। तो बता दें कि हेलीकॉप्टर के जरिए साइंस कॉलेज ग्राउंड पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। रायपुर में करीब 7500 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात देंगे। बता दें कि आपको कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। सार्वजनिक कार्यक्रम में परियोजनाओं की सौगात देंगे प्रधानमंत्री मोदी। बता दें कि जबलपुर जगदलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की सौगात देंगे मोदी। 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। सार्वजनिक कार्यक्रम में परियोजनाओं की सौगात देंगे। बताया जा रहा है कि जबलपुर जगदलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की सौगात देंगे प्रधानमंत्री मोदी। रायपुर से खबर आपको बता रहे, जहां पर विशाखापट्टनम कॉरिडोर के 6 लेन की आधारशिला भी रखेंगे। रायपुर में लगभग 1 घंटा देरी से पहुंचेंगे पीएम मोदी। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी 9:40 की जगह अब 10:45 पर पहुंचेंगे। हेलीकॉप्टर के जरिए साइंस कॉलेज ग्राउंड पहुंचेंगे पीएम मोदी। रायपुर में करीब 7500 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया जाना है। बता दें कि सार्वजनिक कार्यक्रम में परियोजनाओं की देंगे सौगात। जबलपुर जगदलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की सौगात देंगे। 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। सार्वजनिक कार्यक्रम में परियोजनाओं की सौगात देंगे। बता दें कि जबलपुर जगदलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की सौगात देंगे प्रधानमंत्री मोदी। विशाखापट्टनम कॉरिडोर के 6 लेन की आधारशिला भी रखेंगे। विकी डी हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। विकी आपके पास वापस आएंगे। जैसा कि आपने कहा था कि बीजेपी की नज़र है दिल्ली पर हैट्रिक लगाने की, तो कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से भी अगला ही चुनाव जो होने वाला है वो फिर से वाराणसी से लड़ेंगे। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से हो सकता हो बनारस में उन्हीं का चेहरा हो लोकसभा चुनाव में।
तो कह सकते हैं काशीवासी भी उनको लेके अधिक लोकप्रियता है काशीवासियों में उनको लेके, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा था कि जैसे आपने अपनी बात में कहा कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है और मैं यहाँ आया हूँ, तो उन्होंने इसको सच भी किया। बनारस में जो विश्वनाथ कॉरिडोर का उन्होंने निर्माण किया, जो बाबा विश्वनाथ और गंगा द्वार तक लेके गए, तो आज जो है गंगा घाट से लोग स्नान करके सीधे बाबा विश्वनाथ के दरबार तक जा सकते हैं, जो जिसको गंगा द्वार कहा जाता है, गंगा द्वार के रूप में आज मिल चुका है गंगा, और इतनी बड़ा विस्तार हुआ है और सावन का शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में काशी में प्रधानमंत्री का होना, पहले ही सप्ताह में आना और बाबा विश्वनाथ का दर्शन करना, वो देखेंगे और स्थानीय निरीक्षण भी करेंगे कि काशी वासियों को और दूर दूर से आए हुए जो कांवरिया हैं, कांवर यात्रा लेके आते हैं, तो जो काशी कॉरिडोर है, बाबा विश्वनाथ के दरबार पे आते हैं, उनको किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, इसको भी परखेंगे। हालांकि प्रशासन, मंदिर प्रशासन से लेकर प्रशासन की पूरी तैयारियां हो चुकी है, उन्होंने बैरिकेडिंग करना शुरू कर दिया है और कोई भी वीआईपी दर्शन सावन में नहीं होंगे, ये भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए जो चारों द्वार खोल दिए गए हैं कि चार तरफ से पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण जिधर से श्रद्धालु आते कदारबद्ध तरीके से उधर से दर्शन करके वो निकास करेंगे। तो मंदिर प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं बहुत अच्छी किया गया है। तो इस बार जो सावन का पहला सोमवार पड़ने वाला है, 10 तारीख को पड़ रहा है, और ऐसे में सावन के पहले सप्ताह में काशी के सांसद स्वयं बनारस आ रहे हैं और काशी वासियों को जी विक्की, जैसे कि देखा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और आज रायपुर के दौरे पर भी प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं, और साथ ही साथ देखा जा रहा है कि आज गोरखपुर भी जाएंगे और वाराणसी भी आएंगे। तो कहा जा सकता है कि आने वाले जो चुनाव हैं, चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा हो, सारी जिम्मेदारी जो है प्रधानमंत्री मोदी के कंधों पर है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कई राज्यों का आज उनका दौरा है और सामने जो है चुनाव भी होने हैं। जैसा कि आपने कहा, तो कह सकते हैं प्रधानमंत्री एकमात्र एक चेहरा ऐसा है या एकमात्र जिसके कंधे पे बहुत बड़ा वो है जिम्मेदारी, जिसको कह सकते हैं एक ही चेहरा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जो आने वाला लोकसभा चुनाव भी इस बार होगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखते हुए ही लोग लड़ेंगे। हालांकि इस समय बता दें आपको, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी की भी लोकप्रियता बहुत अधिक हो गई है। लोग योगी को भी पसंद कर रहे हैं। आप देश, अपने भारत में ही नहीं, बाहर विदेशों में भी योगी की पूछ होने लगी है, लोग मांग करने लगे। आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा कि योगी योगी के नारे लगने लगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगर किसी का नाम आता है तो वो मुझे ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ का होगा और आगे जाके उनको आगे जगह मिल सकती है। तो कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी ठीक है विक्की, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से बताने के लिए। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री का मोदी का आज दौरा है, वाराणसी का दौरा है। इस दौरान वो कई परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं और साथ ही साथ रायपुर भी जाएंगे, छत्तीसगढ़ के रायपुर भी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। बताया जा रहा है कि ताज़ा अपडेट के द्वारा कि 1 घंटा देरी से आज रायपुर में पहुंच रहे हैं। 10:45 पर उनका प्रोग्राम शुरू होगा और रायपुर के बाद गोरखपुर, वाराणसी के दौरे पर भी जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। यहाँ पर भी वो तमाम परियोजनाओं की सौगात देंगे। गोरखपुर में वंदे भारत ट्रेन की सौगात देने वाले हैं और उसको हरी झंडी दिखाएंगे। उसके साथ ही साथ पूर्वोत्तर राज्य को बड़ी सौगात मिलने वाली है। आज यूपी और छत्तीसगढ़ दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी हैं। देश की बात करेंगे गाजीपुर की, जहां पर मुख्तार अंसारी गैंग पर पुलिस ने कार्रवाई की है। गैंग के सदस्य उमेश राय की संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है। मुख्तार अंसारी की गैंग के सदस्यों पर कार्रवाई हुई है। गैंग के सदस्य उमेश राय की संपत्ति कुर्क की गई है। बताया जा रहा है कि उमेश राय की करीब 4 करोड़ 60 लाख की संपत्ति कुर्क की गई है पुलिस द्वारा। सदर में गोरा राय की मां की 60 लाख की संपत्ति कुर्क। मोहम्मदाबाद में गोरा राय की 4 करोड़ की संपत्ति कुर्क। वहीं मुख्तार अंसारी की पत्नी के आवास पर नोटिस चस्पा की गई है। सदर कोतवाली आवास, मोहम्मदाबाद आवास पर नोटिस चस्पा। 80 सीआरपीसी की नोटिस पुलिस ने चस्पा की। अफशान अंसारी की पत्नी के मुख्तार अंसारी की पत्नी के आवास पर नोटिस चस्पा की गई है। सदर कोतवाली आवास, मोहम्मदाबाद आवास पर नोटिस चस्पा। 80 सीआरपीसी की नोटिस पुलिस ने चस्पा की है। अफशान अंसारी को न्यायालय ने भगोड़ा किया है घोषित। तो गाजीपुर से खबर, जहां पर मुख्तार अंसारी की गैंग पर पुलिस ने कार्रवाई की है। बताया
बताया जा रहा है कि गैंग के सदस्य उमेश राय की संपत्ति कुर्की गई है। स्थिति छुपा रही हैं और इनके खिलाफ 82 सीआरपीसी की कार्रवाई माननीय न्यायालय से जारी है। जैसा विदित है, आपसा अंसारी जो कुख्यात सरगना और IS 191 गैंग लीडर मुख्तार अंसारी की पत्नी है, ये यहाँ पे एक अभियोग पंजीकृत किया गया था 96/2023 406, 420, 386, 506 IPC, जिसमें लगातार अपनी गिरफ्तारी से बच रही हैं। आज माननीय न्यायालय से 82 CRPC की कार्रवाई जारी करा के उसकी घोषणा आज कराई गई है और शीघ्र ही इनकी कुर्की की जाएगी। सुनो गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के गैंग के सदस्यों पर कार्रवाई की गई है। गैंग पर पुलिस ने कार्रवाई की है। उमेश राय की संपत्ति कुर्किया है। तमाम और जो लोग थे गैंग में उनकी संपत्ति को कुर्किया है, तो वही उनकी पत्नी अफशान अंसारी को कोर्ट ने भगोड़ा घोषित किया गया है। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी गैंग पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। तमाम संपत्तियों को कुर्किया है। गैंग के सदस्य उमेश राय की संपत्ति कुर्की गई है। बताया जा रहा है उनकी संपत्ति करोड़ों में थी, जिसको पुलिस द्वारा कुर्क कर लिया गया है। करके कार्रवाई करने के आदेश जारी किए गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से ढिंडोरा पीट करके उनके जो नोटिस है, जो कार्रवाई है वो कुर्की की वो पूरी की जा रही है। 338, 506 IPC की अभियुक्त अफसा अंसारी पत्नी मुख्तार अंसारी निवासी दर्जी टोला यूसुफपुर मोहम्मदाबाद थाना कोतवाली मोहम्मदाबाद, ये इनके गाजीपुर में मुख्तार अंसारी गैंग पर पुलिस ने कार्रवाई की। अपनी गिरफ्तारी न दे रही हैं, न गिरफ्तार हो रही हैं, अपनी स्थिति छुपा रही हैं और इनके खिलाफ 82 CRPC। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बरेली के आंवला में जम करके बरसे बादल। गांव से लेकर के शहर तक जम करके बादल बरसे हैं। बताया जा रहा है कि नगर से लेकर के गांव तक का के न्यूज ने जायजा लिया है। तो बरेली के आंवला में जम करके बरसे बादल। गांव से लेकर के शहर तक जमकर बरसे बादल। बता दें कि नगर से लेकर के गांव तक का के न्यूज ने जायजा लिया है। नगर में व्यापारिक प्रतिष्ठान से लेकर के घर तक जलमग्न। वही नगर में व्यापारिक प्रतिष्ठान से लेकर के घर जलमग्न। बता दें कि पुलिस चौकी, स्वास्थ्य केंद्र भी जलमग्न हुए हैं। इस दौरान लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। बरेली के आंवला में जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विवेक परासरी हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक, जिस तरीके से देखा जा रहा है तमाम जगह जो है वो बारिश से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया, क्या कुछ बताना चाहेंगे? किस तरीके से के न्यूज़ ने इसका जायजा लिया है? शहर तक, नगर तक जिस तरीके से मूसलाधार बारिश लगातार 3 से 4 घंटे लगातार हुई, उसके बाद लोग घरों में, सड़कों पे लगभग 2-2 फीट पानी। घरों के अंदर तो स्थिति ये थी कि जो घर का सामान था, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स थे, वो तक उसमें डूब गए थे और दुकानों के अंदर भी काफी बुरा हाल रहा है। इस तरीके से तस्वीरों में देखा जा रहा है कि पानी की निकासी की जगह नहीं है। तो क्या कहा जा सकता है कि इसमें साफ तौर पर नगर निगम की तरफ से जो लापरवाही की गई है? जी, नगर पालिका चेयरमैन से हमारी बात हुई, स्थानीय लोगों से भी हमारी यहाँ पर बात हुई यहाँ पे, लेकिन पहले भी यहाँ पे बारिश होती रही है, लेकिन जो काफी वर्षों बाद इस तरीके की बारिश देखने को मिली है, क्योंकि ये व्यवस्था मतलब हम शहर से जोड़कर ही नहीं देख रहे हैं, मतलब गाँव का पानी जिस तरीके से गाँव देहात क्षेत्र से पानी शहर की ओर आ पड़ा, खेतों में पानी लगातार बढ़ता जा रहा था, जल स्तर बढ़ता जा रहा था, उसकी वजह से शहर के अंदर ये समस्या पैदा हुई।
साफ तौर पे देखा जा सकता है सिर्फ बारिश में जो नाले का पानी होता है और जो बारिश का पानी होता है वो एक साथ आ जाता है, जिसको लेकर के कई गंभीर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो है, जो स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां हैं वो फैलती है। उसको लेकर के क्या कुछ बताएंगे, किस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा रही है? स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर मैं कहूंगा कि जैसे यहाँ पे अस्पतालों में भी यहाँ पानी भर गया था, अस्पताल पूरी तरीके से डूब गए थे। आने वाले समय में चेयरमैन साहब ने आश्वासन दिया है कि जैसे ही वो चूंकि वो शहर से बाहर थे, उनके भाई भी लगातार यहाँ पर टहल रहे थे, जगह जगह आके जेसीबी से यहाँ पे लोगों की मदद कर रहे थे, सफाई जहाँ कम लग रही थी उसको प्रयास कर रहे थे किसी भी तरीके से इससे निपटा जाए समस्या से। लेकिन चूंकि गाँव देहात का पानी शहर के अंदर आने से समस्या पैदा हो गई। विवेक, आपने वहाँ के जो निवासी उनसे बातचीत की होगी, उनको सबसे ज्यादा किस चीज का दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और खान पीन को लेकर के, खाने पीने को लेकर के किस तरीके से वो व्यवस्था की जा रही है? क्योंकि कल 3 घंटे सुबह 3 से 4 घंटे जो बारिश हुई, उसके बाद में शाम तक 3 या 4 बजे तक ये समस्या तो रही। 4 या 5 बजे तक जल निकासी नहीं हो पाई थी। लेकिन अब धीरे धीरे करके जब बारिश यहाँ पर कम हो गई है, मौसम थोड़ा सा खुलने लगा है, तो अब धीरे धीरे समय पटरी पे आ गया है यहाँ पे पूरा समय मामला। विवेक, इस दौरान बिजली का एक संकट बना हुआ था, जो बारिश की बात देखा जा रहा है कि किस तरीके से लोगों को सामना करना पड़ रहा है। बिजली को लेकर के क्या कुछ बताएंगे? बिजली को लेकर के देर रात बिजली तो यहाँ पे चालू हो गई थी, सप्लाई चालू कर दी गई थी, लेकिन गांव देहात क्षेत्र में बिजली की व्यवस्था चरमराई हुई है अभी भी। ठीक है विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इस बीच रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर लखीमपुर खीरी से बता दें, जहां पर दुधवा टाइगर रिजर्व में रेड अलर्ट जारी किया गया है। मानसून के चलते जारी हुआ है रेड अलर्ट। तो मानसून के चलते दुधवा टाइगर रिजर्व में रेड अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि शिकारी घटनाएं बढ़ने को लेकर के रेड अलर्ट जारी किया गया है। जंगल के आसपास बढ़ाई गई है चौकसी। जंगल से सटे इलाकों में रखी जा रही है पैनी नजर। तो अहम जानकारी आपको बता दें लखीमपुर खीरी से, जहां पर दुधवा टाइगर रिजर्व में रेड अलर्ट। मानसून के चलते जारी हुआ रेड अलर्ट। शिकारी घटनाएं बढ़ने को लेकर के रेड अलर्ट जारी किया गया है। जंगल के आसपास बढ़ाई गई है चौकसी। मानसून के चलते जारी हुआ रेड अलर्ट। शिकारी घटनाएं बढ़ने को लेकर के रेड अलर्ट जारी किया गया है। जंगल के आसपास बढ़ाई गई चौकसी। जंगल से सटे इलाकों में रखी जा रही है पैनी नजर। दुधवा टाइगर रिजर्व में रेड अलर्ट। मानसून के चलते जारी हुआ रेड अलर्ट। बता दें कि शिकारी घटनाएं बढ़ने को लेकर के रेड अलर्ट जारी किया गया है। जंगल के आसपास बढ़ाई गई चौकसी। मानसून के चलते जारी हुआ रेड अलर्ट। शिकारी घटनाएं बढ़ने को लेकर के रेड अलर्ट जारी। जंगल के आसपास बढ़ाई गई चौकसी। जंगल से सटे इलाकों में रखी जा रही पैनी नजर।
अहम जानकारी आपको बता दें हैं, मानसून के चलते रेड अलर्ट जारी हुआ है। दुधवा टाइगर रिजर्व में शिकारी घटनाएं बढ़ने को लेकर के रेड अलर्ट जारी हुआ है। जंगल के आसपास बढ़ाई गई चौकसी। जंगल से सटे इलाकों में रखी जा रही पैनी नजर। मानसून के चलते रेड अलर्ट जारी। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए विनीत कुमार गुप्ता हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। विनीत, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि रेड अलर्ट जारी किया गया है दुधवा टाइगर रिजर्व में, इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी देंगे? सारे आपको बताना चाहेंगे, लखीमपुर खीरी के तराई बेल्ट में दुधवा नेशनल पार्क में बीते 15 जून को सैलानियों के लिए दुधवा नेशनल पार्क बंद कर दिया गया है। वहीं मानसून के चलते शिकारियों का आवागमन ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण दुधवा नेशनल पार्क प्रशासन ने रेड अलर्ट जारी किया है। आपको बताते चले कि मौसम जब बिगड़ता है, जब यहाँ बारिशें शुरू होती है, मानसून सत्र आता है, तो इस दौरान शिकारी जो है वो सक्रिय हो जाते हैं, जिसके चलते पार्क प्रशासन ने रेड अलर्ट जारी किया है, जहां सीमाओं पर और नजदीकी इलाकों में कड़ी चौकसी बढ़ाई गई है। जी विनीत, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि रेड अलर्ट जारी किया गया है, इसको लेकर के क्या कुछ कार्रवाई अब की जा रही है? आपको बताते चले कि वन विभाग के द्वारा लगातार पुलिस के द्वारा दोनों टीमें गठित कर सीमाओं पर कड़ी चौकसी कर रही हैं, गश्त कर रही हैं कि कोई भी शिकारी ऐसी ये कोई गतिविधियां ऐसी पाई जाती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करे। वहीं आपको बता दें कि बीते दिनों कई वन्य जीवों की मौतें हो चुकी हैं, जिसको लेकर वन विभाग और भी अलर्ट है। ठीक है विनीत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि मानसून के चलते रेड अलर्ट जारी हुआ है टाइगर रिजर्व में। शिकारी घटनाएं बढ़ने को लेकर के रेड अलर्ट जारी। इसके तहत जंगल के आसपास चौकसी बढ़ाई गई है। वहीं मेरठ में 2 बच्चियां की डूबने से मौत हो गई है। अलग अलग स्थानों पर डूबी तीनों बच्चियां। मेरठ में 2 बच्चियों की डूबने की मौत। बता दें कि अलग अलग स्थानों पर डूबी 3 बच्चियां। बताया जा रहा है गड्ढे में भरे पानी में डूबी थी तीनों बच्चियां। एक बच्ची को राहगीर ने बमुश्किल बचाया, तो वही 2 की पहले ही हो चुकी थी मौत। बता दें कि बच्चियों की मौत से परिजनों में मचा कोहराम। बारिश के चलते गड्ढों में भरा था पानी। थाना मुंडाली के गांव लोटी की घटना आपको बता रहे हैं, जहां पर बच्चियों की मौत हो गई। तो मेरठ में 2 बच्चियों की डूबने से मौत। बताया जा रहा है कि अलग अलग स्थानों पर डूबी थी 3 बच्चियां। बता दें कि गड्ढे में भरे पानी में कि तीनों बच्चियां डूबी। एक बच्ची को राहगीर ने बमुश्किल बचा लिया, लेकिन 2 की पहले ही मौत हो चुकी थी। बच्चियों की मौत से परिजनों में मचा हड़कंप। बारिश के चलते गड्ढों में भरा था पानी, जिसमें तीनों बच्चियां डूब गईं। थाना मुंडाली के गांव लोटी की घटना आपको बता रहे हैं, जहां पर गड्ढे में भरे पानी में डूबी बच्चियों की मौत हो गई। अलग अलग स्थानों पर 3 बच्चियां डूबी थी। गड्ढे में भरे पानी में डूबी थी तीनों बच्चियां। एक बच्ची को राहगीर ने बमुश्किल बचाया, तो 2 की पहले ही हो चुकी थी मौत। बच्चियों की मौत से परिजनों में मचा कोहराम। बारिश के चलते गड्ढों में भरा था पानी, जिसमें
तीनों बच्चियां डूबी थी, जिसमें से 2 की तो मौत हो गई है जबकि एक को राहगीर ने बचा लिया था। पूरा मामला थाना मुंडाली के पास की बताई जा रही है, जहां पर मेरठ में 2 बच्चियों की डूबने से मौत की घटना जो है वो सामने आई है। अलग अलग स्थानों पर डूबी थी 3 बच्चियां, जिनमें से 2 की मौत हो गई और एक को राहगीर ने बचा लिया। तो गड्ढे में भरे पानी में ये तीनों बच्चियां डूबी थी। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए राजू शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं मेरठ से। राजू, जिस तरह से घटना सामने आई है कि गड्ढे में भरे पानी में बच्चियां डूब के उनकी मौत हो जाती है, इसको लेकर के क्या कुछ बताएंगे? हाँ बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि पूरा मामला थाना मुंडाली क्षेत्र का सामने आया है, जहां पर मिट्टी निकालने के लिए गड्ढे खोदे गए थे, लेकिन जो भारी बारिश हुई तो उसमें गड्ढों में पानी भर गया और इसी दौरान जो गांव की 3 बच्चियां थी वो नहाने के लिए घर से बाहर निकली और अलग अलग गड्ढों में गिरकर 3 में से 2 बच्चियों की मौत हो गई, जबकि एक बच्ची को राहगीर ने बामुश्किल गड्ढे से बाहर निकाला और उसे अस्पताल में भर्ती कराया। पूरे गाँव में इस घटना के बाद हड़कंप मचा हुआ है। बताया गया है कि बारिश के चलते गड्ढे जो खोदे गए थे उनमें भारी पानी भर गया था, जिसके चलते बच्चियां उसमें डूब गई और उनकी तड़प कर मौत हो गई। जी, जिस तरीके से घटना सामने आई, ये बेहद ही दर्दनाक घटना है। राजू, क्या कुछ बताएंगे, क्या कुछ कहना है प्रशासन का इस तरीके से? किस तरीके से वहां पर गड्ढों को ऐसे खुला छोड़ दिया गया और पानी जब बारिश हुई उसके बाद कोई वहां पर किसी तरह के कोई व्यवस्था क्यों नहीं गई थी कि यहाँ पर गड्ढा है ताकि कोई बच्ची वहां आसपास ना जा सके? हाँ बिल्कुल, देखिए इसमें कहीं ना कहीं जो ग्रामीण है उनकी बड़ी जो लापरवाही है वो सामने निकल कर आई है, क्योंकि जो गड्ढे खोदे गए थे वो मिट्टी निकालने के लिए ग्रामीणों द्वारा खोदे गए थे और जैसे ही बारिश हुई और बारिश का पानी उनमें भर गया, इसी दौरान बच्चियां बारिश में नहाने के लिए घरों से अपने बाहर निकली थी और गड्ढों में गिर गई। अलग अलग 3 गड्ढों में बच्चियां गिरी, जिसमें 3 में से 2 की मौत हो गई, एक को राहगीर की मदद से निकाल लिया गया। सूचना पर थाना पुलिस पहुंची और थाना पुलिस ने दोनों बच्चियों के शवों को कब्जों में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पूरी इस घटना से इलाके में गांव में हड़कंप मचा हुआ है, चारों तरफ कोहराम मचा हुआ है। बताया गया है कि जो दोनों बच्ची थी वो एक 5 वर्षीय तो एक 6 वर्षीय बच्ची थी, जिनकी पूरे इस हादसे में मौत हुई है। राजू, इस पूरे मामले पर परिजनों का क्या कुछ कहना है? परिजनों में मातम छाया हुआ है, रो रो कर बुरा हाल है। वो पूरे मामले पर अभी कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हकीकत यही है कि इसमें कहीं ना कहीं ग्रामीणों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। ना वो गड्ढे खोदते और ना ही बच्चियों की पानी में उसमें डूबने से मौत हो पाती। राजू, जो गड्ढे खोदने वाले लोग थे, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी? अभी इस पूरे प्रकरण में कोई तहरीर नहीं आई है। पुलिस का कहना है कि अगर कोई भी तहरीर आती है तो जो मुकदमा है वो दर्ज करके जो भी आरोपी होंगे जांच पड़ताल करके इसमें पूरी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है राजू, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से बताने के लिए। तो आपको बता दें, 2 बच्चों की गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गड्ढे में पानी भरा था, गड्ढा जो है वो मिट्टी के लिए खोदा गया था और बारिश हुई, जिसके बाद गड्ढा भर गया था पानी से, जिसमें 3 बच्चियां जो है वो निकली थी नहाने के लिए और में से 2 की जो है उसमें डूब करके मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एक बच्ची की उम्र करीब 5 साल बताई जा रही है, तो वहीं दूसरी बच्ची की उम्र 6 साल बताई जा रही है। मानसून के चलते रेड अलर्ट जारी हुआ था, लेकिन उसको देखते हुए परिजनों का जो हाल है वो बता दें कि बच्चों की मौत से परिजनों में कोहराम मचा है। मेरठ से खबर आपको बता दें, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में एमएलए के खिलाफ याचिका खारिज हो गई है। एमएलए शाहिद मंजूर के खिलाफ के दी गई याचिका खारिज की गई है। बता दें कि पूर्व एमएलए शाहिद मंजूर के खिलाफ की दी याचिका खारिज। बता दें कि पूर्व एमएलए ने चुनाव की वैधता को लेकर के दी थी चुनौती। किठौर विधानसभा से सपा एमएलए है पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर। एमएलए शाहिद मंजूर के खिलाफ के याचिका खारिज। पूर्व एमएलए ने चुनाव की वैधता को लेकर के चुनौती दी थी। किठौर विधानसभा से सपा एमएलए है पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर। सतवीर त्यागी की याचिका स्वीकार करने योग्य नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। मेरठ से अहम जानकारी, सुप्रीम कोर्ट में एमएलए के खिलाफ याचिका खारिज। एमएलए शाहिद मंजूर के खिलाफ दी गई याचिका खारिज।
बता दें कि पूर्व एमएलए ने चुनाव की वैधता को लेकर के याचिका दी थी। बता दें कि किटौर विधानसभा से पूर्व मंत्री रह चुके हैं एमएलए शाहिद मंजूर के खिलाफ याचिका दी गई थी। बताया जा रहा है कि पूर्व एमएलए ने चुनाव की वैधता को लेकर के चुनौती याचिका दी थी। किटौर विधानसभा से सपा एमएलए हैं पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर। सतवीर त्यागी की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने योग्य नहीं मानी। मेरठ से अहम जानकारी, सुप्रीम कोर्ट में एमएलए के खिलाफ याचिका खारिज। इस बीच रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। देश की बात में आपका फिर से एक बार स्वागत है। सब्जियों के दिन ब दिन आसमान छूते दामों से जनता परेशान है। टमाटर के बाद अब मिर्च, फूल गोभी, तुरई और बीन्स के दामों में भी अप्रत्याशित बढ़ोतरी हो गई है। जिस हिसाब से सब्जियों के दाम बेकाबू हो रहे हैं, उससे यही लगता है कि महंगाई का सिलसिला लंबा चलने वाला है। अगर हालात इसी तरह से बने रहे तो आने वाले 2 महीनों में सब्जी खरीदना किसी सपने जैसा होने वाला है। देश के कई राज्यों में सब्जियां लोगों को महंगाई का झटका दे रही है। यूपी से बंगाल तक और दिल्ली से राजस्थान तक सब्जियों के जो दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है, आम आदमी परेशान है। और सवाल है कि आखिर आम आदमी को सस्ती सब्जियां कब मिलेंगी, सब्जियों के दामों में गिरावट कब आएगी। अब विपक्ष ने भी सब्जियों के बढ़ते दामों पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। देखिए हमारी रिपोर्ट। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक सब्जियों के दामों में 30 से 35% तक
वहीं पलवल उपायुक्त नेहा सिंह ने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 6 जुलाई से 9 जुलाई तक महाराणा प्रताप भवन में विश्व विख्यात जादूगर सम्राट शंकर द्वारा जादू का शो आयोजन किया जाएगा। जादूगर सम्राट शंकर ने अपने जादू के माध्यम से सोशल मैसेज दिए हैं। उन्होंने बताया कि हमारे समाज में बेटियों का अहम योगदान है। कन्या भ्रूण हत्या करना अपराध है। बेटियों को बचाओ और बेटियों को पढ़ाओ। बेटियां हर क्षेत्र में आगे जा रही हैं। जादू के माध्यम से जल संरक्षण का संदेश दिया गया है कि जल को बचाओ। अगर जल समाप्त हो गया तो जीवन समाप्त हो जाएगा। इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण एवं नशा से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में आम जन को जागरूक करने का प्रयास किया गया है। आज आज़ादी के अमृत महोत्सव में आज से लेकर 4 दिन तक यहाँ जादूगर सम्राट जी का शो रहेगा और आपने देखा कि जादू के माध्यम से उन्होंने कितने अच्छे सोशल मैसेज दिए। उन्होंने बताया कि जैसे एक लड़की को गायब करके बताया कि अगर ऐसी ही लड़कियाँ गायब होती रहीं तो हमारा आगे जो है हमारे देश का, हमारे हरियाणा राज्य का भविष्य अच्छा नहीं। उन्होंने एक मैसेज दिया कि आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आपने देखा कि कैसे पानी का एक जादू दिखा करके उन्होंने पानी का मैसेज दिया कि हमारे राज्य में और हमारे पलवल पानी की कमी है तो आप पानी बचाएं। ऐसे ही साथ साथ उन्होंने जादू के साथ साथ लोगों के यहाँ पे कई मैसेजेस दिए हैं। पंचकुला सहित हरियाणा के सभी 22 जिलों में बेसिक मासिक वेतन 35,400 रुपये दिए जाने की मांग को लेकर के दूसरे दिन भी विभिन्न विभागों में कार्यरत लिपिक क्लर्क कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन जारी रहा। पंचकुला के सेक्टर 5 धरना स्थल में अपनी मांग को लेकर के लगातार दूसरे दिन भी लिपिक क्लरिकल कर्मचारी हड़ताल पर बैठे रहे और हरियाणा लिपिक कर्मचारी एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत सेक्टर 5 धरना स्थल में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे लिपिक कर्मचारियों के बीच पहुंचे और उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक हरियाणा के सभी लिपिक कर्मचारियों का बेसिक वेतन 35,400 रुपये नहीं किया जाता तब तक उनका ये अनिश्चितकालीन धरना पंचकुला सहित हरियाणा के सभी जिलों में जारी रहेगा। देखिए, जो क्लरिकल कैडर है ग्रुप सी के अंतर्गत आता है और इनकी डिमांड कोई 1-2 वर्ष की नहीं है, दशकों की है। 1960 के दशक से लेकर जितने भी पे कमीशन आते रहे, उन पे कमीशन में ग्रुप सी के जितने भी पद थे उनका वेतनमान स्केल टू स्केल रिवाइज होता रहा। लेकिन एक क्लर्क का जो वेतनमान होता था जिसकी तुलना में बाकी पदों का या तो उनके बराबर था या कम था, वो सारा का सारा हमारा क्लर्क का तो वो घटाते रहे, बाकी का स्केल टू स्केल रिवाइज करते रहे। हमें कार्य समीक्षा के आधार पर जो वेतनमान है उस चीज़ की हमारी लड़ाई हो रखी है। हम ये सरकार से कह रहे हैं कि आपने जो हमारा अपने दस्तावेजों में रिकॉर्ड में काम दर्ज कर रखा है कि एक क्लर्क हरियाणा का क्या क्या करेगा डायरी डिस्पैच रिकॉर्ड के पर, वो फील्ड के अंदर और हेडक्वार्टर के अंदर वो चीज़ें अब नहीं रही जो 1960 के दशक में आपने दर्ज करी थी कि हरियाणा का क्लर्क ये करेगा और उसके अनुसार एफडी ने उसका वेतन निर्धारण कर दिया था। वर्क एजुकेशन इंस्ट्रक्टर काफ़ी समय से अपनी मांगों को लेकर के सेक्टर 5 धरना स्थल पर प्रदर्शन कर रहे थे, जिसको लेकर के आज सीएम हाउस का घेराव करने ऐलान किया गया, जिसके बाद वर्क एजुकेशन इंस्ट्रक्टर के पदाधिकारियों को मुख्यमंत्री आवास से बातचीत के लिए बुलाया गया, जिस दौरान पदाधिकारियों की मुलाकात मुख्यमंत्री के ओएसडी भुवनेश्वर दयाल से बातचीत करवाई गई और वर्क एजुकेशन इंस्ट्रक्टर द्वारा अपनी मांगों को लेकर के अवगत करवाया गया। वर्क एजुकेशन इंस्ट्रक्टर के पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि सरकार द्वारा 7th GC मीटिंग में साफ लिखा है कि विभाग द्वारा लगाए गए सभी कर्मचारियों को बाई लॉज में शामिल किया जाएगा। अपनी पिछले 7 दिनों में इंस्ट्रक्टर अपनी मांगों को लेकर के शिक्षा सदन सेक्टर 5 पंचकुला के पीछे धरने पर बैठे हैं। वर्क एजुकेशन इंस्ट्रक्टर अपनी मांगों को लेकर के पिछले कई सालों से प्रयास कर रहे हैं, उनके अधिकार दिए जाएं, लेकिन विभाग द्वारा उनका साथ कोई भी सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। रोकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। करनाल के मंगलौरा चौकी के नज़दीक दर्दनाक सड़क हादसे में मां बेटे की मौत हो गई। पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों का आज पोस्टमार्टम करवा करके शव परिजनों को सौंप दिए हैं। वहीं आरोपी गाड़ी चालक को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार गांव भोसले निवासी हिमांशु अपनी मां के साथ यूपी में अपनी बहन के घर अपनी भांजी के जन्मदिन पर जा रहे थे। जैसे वो मंगलौरा के पास पहुंचे तो कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों घायल हो गए। बता दें कि दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां पहुंचने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। सूचना मिलने के बाद अब पुलिस ने मौके पर पहुंच करके गाड़ी को कब्जे में लेकर के मामले की जांच शुरू कर दी है। बाइक पे जो है एक हिमांशु और उसकी माता जी सुरेश, वे जो है एक जन्मदिन पे जा रहे थे और मंगलौरा चौकी के पास जो है हमारी चौकी के पास ही पेट्रोल पंप के पास एक पे जो है एक गाड़ी वाले ने टक्कर मार जो साथ के साथ ही एम्बुलेंस और साथ के साथ ही जो है दोनों को यहाँ पे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया था। उसके बाद जो है दोनों को मृत घोषित कर दिया गया। मृत घोषित करने के बाद ही अपने ब्रदर के बयान से जो है पर्चा दर्ज कर दिया और आगे जो भी एक्सीडेंट केस बताया था जी। बाकी लड़का मोटरसाइकिल था, कार वाला ज़्यादा स्पीड पर है तो हमारे को तो बताया गया जी, बड़ी स्पीड से था वो। तो इधर लड़का जो मैंने गुजारने के लिए लाइट साइड में से निकालने के लिए निकल रहा था तो टक्कर लगा के वहीं बताया गया हमारे को तो जी। बाकी जब हम पहुँचे ड्रामा सेंटर में तो मेरी बाप भी और मेरा भतीजा दोनों एक्सपायर हो चुके थे जी। इंसान को चोट लग जाए या फिर बीमार हो जाए तो वो अपना दुख परिवार, रिश्तेदार या दोस्त को सुना सकता है, डॉक्टर के पास जाकर के इलाज करा सकता है। लेकिन जब ऐसा कुछ किसी पशु या पक्षी के साथ हो तो वो क्या करे? सिरसा में ऐसे पशु और पक्षियों की सुनने वाली एक संस्था है जिसने चोटिल और बीमार पशु पक्षियों के इलाज का पीड़ा उठाया है। 5 साल से शुरू हुई इस संस्था को आज जिले भर में नाम है। संस्था की तरफ से हिसार रोड पर आश्रम बनाया गया है जहां पर चोटिल और बीमार पशु पक्षियों को ठीक किया जाता है। इसके अलावा संस्था के लोग सिरसा शहर के पशुओं का इलाज भी करते हैं। एनिमल एंड बर्ड्स वेलफेयर संस्था के मुख्य जसपाल सिंह ने बताया कि 22 सितंबर 2018 से इस संस्था की शुरुआत की गई। पिछले 5 सालों में पशु पक्षियों की सेवा कर रहे हैं। जसपाल सिंह ने बताया कि हमारा मकसद है कि कोई पशु पक्षी जो बीमार है वो इलाज से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि कुछ लोग पशु पक्षियों को यहाँ पर लेकर के आते हैं, हम उनका उपचार करते हैं। सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप अपना कीमती समय निकाल के हमारी जो सेवा है इसको लोगों तक पहुंचाने और लोगों को दिखाने के लिए आपने समय निकाला। और दूसरी बात ये हमारी ये संस्था 22 सितंबर 2018 से रजिस्टर्ड है और सेवा हम उससे पहले से करते आ रहे हैं, लेकिन रजिस्टर जो करवाई थी वो 2018 से रजिस्टर्ड है जी। तो कितने प्रजाति के आप यहाँ पर पशु पक्षी या जानवर रखते हैं? अभी तकरीबन ये समझो जी हर एक प्रजाति का जो पशु पक्षी यहाँ पे आ चुके हैं जी। घोड़े, कुत्ते, बिल्ली, बतख, मोर, तितर, टटीरी, कोयल, कबूतर, हर एक चीज जो धरती में मान लो नॉर्मल आप देखने को मिलती है। बकरी होगी, गाय होगी, सुअर हो गए, तो हर एक पशु पक्षी यहाँ पे है जी हमारे पास। पूर्व मंत्री कविता जैन ने सोनीपत में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सोनीपत महिला मोर्चा की गठित टीम की घोषणा की। तो वही दावा किया गया कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सत्ता में आएगी, क्योंकि आज विरोधी पार्टियों के पास कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी ने भ्रष्टाचार को खत्म करके जनकल्याणकारी जो नीतियां चलाई हैं। पूर्व मंत्री ने कहा कि आज देश और प्रदेश में बीजेपी के शासनकाल में महिला हित में सबसे ज्यादा काम हुए हैं
और चाहे उज्ज्वला योजना हो की बात हो या फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की बात हो, कन्या विवाह शगुन योजना सहित ऐसी विभिन्न योजनाएं हैं जिनका लाभ आज देश भर की महिलाओं को हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से आज महिलाओं को रसोई घर चलाने के लिए मुफ्त सिलेंडर दिए गए हैं। वहीं लगातार महिला हित में हमारी सरकार काम कर रही है। उन सबकी भी लिमिट बढ़ाकर जहां पूरे देश में 1 लाख रुपए है, हरियाणा के अंदर वो 1,80,000 रुपए है। महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष की जिम्मेवारी क्योंकि मैं खुद भी शहरी निकाय विकास की मंत्री रही और मैं समझती हूँ कि विपक्ष का काम केवल लोगों को बरगलाना है। और खुद माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई दिन पहले खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह हरियाणा की जनता को संबोधित किया, क्योंकि प्रॉपर्टी आईडी एक ऐसा विषय है कि जब हरियाणा की कोई भी प्रॉपर्टी, आप खुद मीडिया से जुड़े हुए बंधु आप देखो किस तरह से इलीगल कब्जे, अवैध चीज़ों पर कब्जा करना या सरकार की जो प्रॉपर्टी है उस पर किस तरह से अवैध कब्जे करना, किस तरह से जो परिवार की भी अगर मैं बात करूँ तो प्रॉपर्टियों में लिटिगेशन, अगर मैं जैसे गांव की संपत्ति की बात करूँ कि किस संपत्ति पर किसका अधिकार है, भाइयों में भी खून हो जाते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत अच्छी सोच ली कि आज IT का युग है, उसके माध्यम से हम हमारी जो हरियाणा की प्रॉपर्टी है वो पूरी तरह से एक जियो डाटा पर आ जानी चाहिए। इसी के साथ देश की बात में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।